हेलो गाइस, वेलकम टू विद्यार्थी अपडेट। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली वीडियो में हमने रशियन रेवोल्यूशन किया था इस वीडियो में, और उसके बाद हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था। तो इस वीडियो में हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम प्रेसिडेंट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो इससे रिलेटेड है, और जो जितनी पावर्स इनके पास अवेलेबल है उस सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट क्या होता है। प्रेसिडेंट जो हमारे देश का फर्स्ट सिटीज़न होता है, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो अभी प्रेजेंट में हमारे प्रेसिडेंट है वो है द्रौपदी मुर्मू जी। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, तो ये हमारे 15th नंबर के प्रेसिडेंट है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, 15th नंबर के। उससे पहले थे हमारे रामनाथ कोविंद जी, एंड उससे पहले थे प्रणब मुखर्जी। तो ये प्रेसिडेंट के बारे में था। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं, तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं। मतलब इसमें डायरेक्ट लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। जो लोगों के द्वारा एमएलए और एमपी सेलेक्ट होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ मेंबर्स यूटी जिसमें दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर होते हैं। इसमें हर एक एमएलए और एमपी की अलग अलग वैल्यू होती है। लाइक अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में जितनी पॉपुलेशन है उसके टोटल एमएलए से डिवाइड करके मल्टीप्लाई अगर हम 1000 करें तो इसमें एक एमएलए की वैल्यू आ जाती है। और वैसे ही एक एमपी की वैल्यू होती है, जिसमें हम टोटल वैल्यूज़ ऑफ ऑल एमएलएज, मतलब जितने टोटल एमएलए है और उस स्टेट के जितने एमपी है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी, उससे हम डिवाइड करेंगे तो इससे एमपी की वैल्यू आ जाएगी। और जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से होता है, जिसका मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। और ये वोटिंग जो होता है सीक्रेट बैलेट से होती है। तो इन द एंड जो भी रिज़ल्ट होता है वो हमारे प्रेसिडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो ये सब कुछ इलेक्शन के बारे में था। नेक्स्ट हम करते हैं क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन में आप सबको पता है सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, और जो उनकी एज है 35 ईयर्स होना चाहिए। और मतलब कोई भी उनको पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, मतलब और वह क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। तो ये हमारे क्वालिफ़िकेशन के बारे में था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। प्रेसिडेंट के ऑफिस की कुछ कंडीशन है कि जो प्रेसिडेंट है वो कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना स्टेट लेजिस्लेचर का होना चाहिए, और उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। उनको जो है राष्ट्रपति भवन मिला एज ए रेजिडेंट मिलता है, और उनके जितने भी अलाउंसेस वगैरह है तो उनको कभी कम नहीं किया जाता। तो ये कंडीशन है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की। जो टर्म ऑफ ऑफिस है ये टोटल 5 ईयर्स है। ये वो कभी भी इससे पहले रिज़ाइन दे सकते हैं। उनका जो रिज़ाइन है वो वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है। उसके बाद अगर वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या किसी चीज़ को वायलेट करते हैं तो उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाता है, और वो कभी भी अपना रिज़ाइन दे सकते हैं 5 साल से पहले। तो ये टर्म ऑफ ऑफिस था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। मतलब जो इम्पीचमेंट चलाया जाएगा उसका क्या प्रोसेस है। इसमें यह है कि 1/4 मेंबर से कम नहीं होना चाहिए जो अप्रूवल की जो उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला जाए। पहले उनको नोटिस दिया जाएगा, देन उसके 14 डेज़ के बाद ही इम्पीचमेंट का प्रोसेस चलाया जाएगा। और अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सही पाया जाता है तो उनको प्रेसिडेंट के पोस्ट से उनको रिज़ाइन देना पड़ेगा। तो ये सारा इम्पीचमेंट का प्रोसेस था। अब कुछ हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल पावर उनके पास क्या क्या है। और जो फाइनेंशियल पावर है उसमें यह है कि जो मनी बिल जब भी इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बिना नहीं हो सकता। अगर कोई भी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें प्रेसिडेंट को खर्चा करना पड़ा तो वो कॉन्टीजेंसी फंड से उस खर्चे को पूरा कर सकते हैं। अगर कोई भी ग्रांट अप्रूवल देना होगा तो वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही वो रिकमेंड होगा आगे। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो प्रेसिडेंट है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पार्लियामेंट के आगे रखता है, जो उसका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो आर्टिकल है वो हमारा 112। तो ये आप नोट कर सकते हैं, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जो प्रेसिडेंट है हर 5 साल पे एक फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करता है जो देखता है कि रेवेन्यू एंड मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है कि नहीं। अब नेक्स्ट हमारे कुछ इमरजेंसी पावर है, जिसमें आर्टिकल 352 ये है अपना नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो आर्टिकल जो 352 है वो हम कब लगता है कि जब जैसे कोई भी अगर देश को खतरा हो, बाहरी
पड़ोसी देशों से, या कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें विद्रोह का वो मिल रहा है, तो इसमें हम नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 356 स्टेट इमरजेंसी। अगर कोई भी स्टेट जिसमें गवर्नमेंट फेल है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिससे स्टेट जो है मतलब बाहर हो रही है काबू से, तो उसमें हम स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर क्रेडिट सिस्टम में या फाइनेंशियल कोई भी क्राइसिस इंडिया में आया, तो उस टाइम हम फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू कर सकते हैं। बट ये है कि अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई जिसमें हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जा सके। 352 इमरजेंसी भी लग चुका है और 356 इमरजेंसी भी कई बार लग चुका है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। और ये तीनों एग्ज़ाम्स में बहुत बारी पूछा जाता है कि 352 क्या है। ये नेशनल इमरजेंसी है। नेक्स्ट है हमारे 356, ये हमारा स्टेट इमरजेंसी, और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी।